अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सुनेंगे डाइन का इंतकाम की किस्त नंबर 10। तभी सायरा को लगा जैसे उसकी ताकतें जा रही हों। ओ नहीं, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? सायरा ने मन ही मन में सोचा। मुझे इनके दिमाग से वो लम्हा मिटा देना चाहिए जब मैं यहाँ आई। सायरा ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। सब एक जगह जम गए। सबकी पेशानी से काला सा धुआं निकला और सायरा के पास आ गया। सायरा फौरन गायब हो गई और सब वापस ठीक हो गए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी ताकतें आ जा रही हैं? सायरा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी। तभी एक बहुत बड़ा काला कौवा उड़ता हुआ आया। ये कौवा आम कौवों की निस्बत बहुत बड़ा और इसकी चोंच छोटी थी। कौवा सायरा के सामने फिजा में रुक गया। काल कौवे तुम? सायरा देखते ही बोली। हाँ मैं रोइन। काल कौवे ने बोला। तो इंसानी जबान सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? सायरा ने पूछा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ रोइन कि इस वक्त डाइन नगरी की रोइन सिर्फ तुम ही हो और तुम जादू नगरी की अगली मलका बनोगी। मगर तुम यहाँ इंसानों की दुनिया में क्या कर रही हो? काल कौवे ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो काल कौवे, मुझे मलका बनने का कोई लालच नहीं और मैं अपनी जिंदगी का एक ही मकसद पूरा करके डाइन नगरी आ जाऊंगी। सायरा ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। काल कौवे ने काए काए करते हुए कहा। मुझे ये बताओ मेरी ताकतें क्यों नहीं ठीक तरह से मेरा साथ दे रही हैं? सायरा ने पूछा। वो इसलिए रोइन क्योंकि तुमने कई सालों से किसी इंसान को नहीं खाया और ना ही किसी का खून पिया। अगर तुम ताकतवर होना चाहती हो तो ये सब करना पड़ेगा। कौवे ने जवाब दिया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ज़ीशान से निकाह के वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं आज के बाद इंसानों की तरह ही रहूं और अपनी ताकतें खत्म कर दूं। सायरा ने नफी में सारी लाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें अपनी ताकतों की क्या जरूरत पड़ गई? काल कौवे ने सवालिया लहजे में। क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है इन लोगों से जिन्होंने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। सायरा ने नफरत से कहा। तो फिर इनमें से किसी को मार कर उसकी ताकत खा लो। काल कौवे ने मशवरा दिया। शायद तुम सही कह रहे हो। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। काल कौवा कहकर उसी तरफ वापस उड़ गया जिस तरफ से आया था। तो अब मैं क्या करूंगी? आयशा ने पूछा। अब हम में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने घर के चारों तरफ एक हिसार बना दिया है जिससे वो डाइन घर के अंदर नहीं आ सकेगी। रिफत ने जवाब। अगर कब तक अम्मी, कब तक ऐसा रहेगा? अलियान ने सवाल किया। तब तक जब तक शाह साहब चिल्ला काट कर वापस नहीं आते। उनके वापस आते ही डाइन का साया हमेशा के लिए खत्म। अनवर ने कहा। अब तुम सब जा सकते हो। फायजा ने कहा। क्या लगता है भाभी आपको ये बच्चे हमारी बात मानेंगे? फायजा ने शक्की लहजे में कहा। मान तो लेंगे, बस तुम ये ध्यान रखना कि पूरी हकीकत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। रिफत ने जवाब दिया। ठीक है भाभी। अरे शाह साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे। रिफत ने शाह साहब को देखते ही पूछा। हाँ भाभी, शाह साहब कल की बजाय आज ही आ गए अपना काम मुकम्मल करके। फायजा ने कहा। मैं ये बताने आया हूँ कि इस घर पर एक नहीं दो डाइनों का साया है। शाह साहब ने कहा। क्या? रिफत और फायजा ने यक जबान होकर बोला। क्या मतलब शाह साहब, दो डाइने? रिफत के तो रंग उड़ गए। हाँ रिफत बेटा, सारा का इस घर पर साया नहीं, सिर्फ इस घर से इंतकाम है। सना और बाबा को मारने वाली डाइन कोई और है क्योंकि सायरा किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकती। शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया। क्या मतलब शाह साहब, डाइन एक ही है सायरा और बेकसूरों की जान क्यों नहीं ले सकती? वो तो अपने शौहर को ही खा गई। रिफत ने तेज तेज कहा। नहीं, सायरा ने किसी की जान नहीं ली थी, वो बेकसूर थी। असल डाइन कोई और है। मैंने अपने पूरे इल्म से यह मालूम किया है। शाह साहब ने कहा। क्या भाभी, ये कैसे हो सकता है? फायदा ने सरगोशी करते हुए कहा। तब तो शाह साहब को पता है कि वो डाइन कौन है? रिफत ने पूछा। नहीं, इसके बारे में मैं पता करना आसान नहीं क्योंकि वो कोई सबूत या जादू नहीं छोड़ती। शाह साहब ने कहा। तो इस डाइन का पता हम कैसे चलाएंगे? फायजा ने पूछा। मैं कल शाम को पूरी तैयारी से आऊंगा। आपकी इस डाइन से पीछा छूट जाए पर तब तक कोई भी घर से बाहर ना जाने चाहिए, ख्याल रख। शाह साहब ने सख्ती से कहा। ठीक है शाह साहब, हम ऐसा ही करेंगे। रिफत ने कहा। तो इसका मतलब सायरा बेकसूर थी? अनवर पूरी बात सुनने के बाद बोली। हाँ भाई, हम सबसे बहुत बड़ी गलती सरजद होगी। सायरा बार बार कहती रही कि मुझ पर यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। फायदा ने नदामत से कहा। हाँ अनवर, कितना चिल्लाई गिड़गिड़ाई थी बेचारी, बार बार कह रही थी डाइन कोई और है, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर रहम करो, पर हमने उसका यकीन नहीं किया। रिफत ने कहा। हाँ रिफत, हमें तो जनोबा ने भी कहा था कि इसका शक है कि सायरा बेकसूर है। अनवर ने कहा। मुझे लगता है हमने इसके साथ गलत किया, हमारे पास सब कुछ उसी की वजह से तो है, वरना पहले हमारी हैसियत ही क्या थी? फायजा ने कहा। अब जो होगा सो होगा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अनवर ने कहा। हाँ, हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रिफत ने कहा। क्या वो हमें माफ़ कर देगी? फायजा ने पूछा। शायद। रिफत कुछ बोलना चाहती थी मगर कुछ सोच कर चुप हो गई। अनीस ने एक बहुत बड़े बंगले के सामने गाड़ी रोक। रोशनी इसी बंगले में गई है, मतलब वो डाइन इस वक्त इस घर में है। अनीस ने मन ही मन में कहा और गाड़ी से उतरा। अपना सारा सामान एहतियात से ले लिए और बंगले के जायजा लेने लगा। बेक स्टेट
अनीस ने बोर्ड पढ़ा। उसको देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई अच्छी खासी फैमिली रहती है। अनीस आगे गया तो गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। सुनिए, यहाँ कोई साकिब बेग रहते हैं? अनीस ने गार्ड से पूछा। अनीस ने पीछे बोर्ड के नीचे हिस्से पे लिखे हुए नाम पढ़ लिए थे और अब अंदर जाने के लिए यही तरीका आजमा रहा था। गार्ड ने अनीस को ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। हाँ, उनका तो 5 दिन पहले छत से गिरने की वजह से इंतकाल हो गया, गार्ड ने कहा। ओह गॉड, अनीस ने सोचा और पॉकेट से एक कार्ड निकाला। मैं CBI ऑफिसर अनीस हूँ, उनके मर्डर की रिसर्च के लिए आया हूँ। अनीस ने कार्ड दिखाते हुए कहा। ठीक है, आप जाएं। वाओ यार, ये इतना हैंडसम लड़का कौन है? सायरा ने अनीस को देखते ही आयशा से पूछा। पता नहीं यार, मैं तो खुद इसे घर में पहली बार देख रही हूँ, आयशा ने कहा। हाँ, पापा से कुछ बात कर रहा है, आयशा ने कहा। मुझे भी नजर आ रहा है। हाँ मिस्टर अनवर, सर मैं ही हूँ CBI इंस्पेक्टर अनीस, अनीस ने कहा। साकिब बेग आपके क्या लगते थे? अनीस ने पूछा। जी मैं उनका बड़ा भाई, अनीस ने बताया। आपकी किसी से कोई बिजनेस वगैरह या जाती दुश्मनी है, या आपके भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? अनीस ने तफ्तीश करते हुए पूछा, मगर उसकी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। साकिब के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बस हाँ कभी कभी शराब पी लेता था थोड़ी बहुत, अनवर ने जवाबन बताया। इतने में रिफत और फ़ायदा सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे और उनके पीछे सायरा और आयशा थे। ये कौन? अनीस ने पीछे इशारा किया। अनीस पीछे मुड़ा। ये मेरी वाइफ है रिफत बेग, और ये मेरी छोटी बहन फायजा बेग, मेरी बेटी सायरा और भतीजी आयशा। अनवर ने सबके बारे में बताया। अनीस ने रिफत को गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे इन्हें मैं पहले कभी देखा है। अनीस ने गौर से देखते हुए दिमाग पे जोर डाला। रिफत फौरन एक तरफ हुई जैसे छुपने की कोशिश कर रही हो। देखिए मिस्टर अनीस, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि यहाँ कोई CBI ऑफिसर आ रहे हैं। दरअसल हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हर जगह बगैर बताए पहुँचना पड़ता है, अनीस ने कहा। तो आप अकेले ही आ गए, वो भी इन मामूली हथियारों के साथ? अनवर ने शक्की लहजे में कहा। नहीं, ये हथियार कितने कीमती हैं आप सोच भी नहीं सकते, अनीस ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, अनवर ने इस बात में सर हिलाया। मुझे आपके पूरे घर को देखना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो, अनीस ने कहा। जी बिल्कुल ज़रूर, अनवर ने साइड पे होते हुए कहा। अनीस सामने सीढ़ियों की तरफ चल दिया और उनके साथ अनवर। अब होगा इस घर में मेरा आखिरी वार, एक ही वार में मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, सायरा ने बुलंद आवाज़ में कहा। सायरा ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी और अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर थी। नहीं, सायरा को एक ऊंची चीख सुनाई दी। सायरा ने नजरें उठाकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने सायरा को छलांग लगाते देख लिया। तुमने 40 मंजिला इमारत से छलांग लगाई और तुम बिल्कुल ठीक हो? लड़की पसीना साफ करके कपकपाती हुई बोली। सायरा ने फौरन आंखें बंद की और धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। लड़की बेहोश होकर गिर गई। ये दीवार पर पाँव के निशान कैसे हैं, वो भी उल्टी किस्म के? अनीस ने अनवर के रूम के सामने दीवार पर देख कर कहा। अनवर और रिफत एक दूसरे के मुंह देखने लग गए। और ये सब कब हुआ? अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल आशिर्स वॉइस ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।